नमस्कार। आधुनिक विश्व के इतिहास में आपका स्वागत है। आज हम पुनर्जागरण के अंतर्गत तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे और इस भाग में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पुनर्जागरण के कारण क्या थे। पुनर्जागरण के कारणों को हम जैसा इस रेखा चित्र में स्पष्ट किया गया है इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला कारण के अंतर्गत हम धर्म युद्ध मान सकते हैं। दूसरा कारण पुनर्जागरण का था व्यापारिक समृद्धि। तीसरा कारण कागज एवं मुद्रण यंत्रों का आविष्कार। चौथा कारण माना जाता है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। और पांचवा कारण मंगोल राज्य का उदय। कुछ विद्वान स्कॉलिस्टिक विचारधारा के विकास को भी पुनर्जागरण के कारण के अंतर्गत मानते हैं। आगे के स्लाइड में हम इन सभी कारणों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं पुनर्जागरण के कारणों में धर्म युद्ध से। धर्म युद्ध क्या थे और किस प्रकार से उन्होंने पुनर्जागरण को होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वस्तुतः 1096 से लेकर 1271 ईस्वी तक जेरूसलम जो ईसाइयों का बहुत पवित्र स्थल था, इसके ऊपर अधिकार को लेकर ईसाइयों और तुर्कों की एक शाखा सेल्जुक तुर्कों के मध्य 8 युद्ध लड़े गए थे। क्योंकि ये युद्ध धार्मिक स्थल जेरूसलम को लेकर लड़े गए थे, इसलिए इन युद्धों को धर्म युद्ध कहा जाता है। हालांकि ईसाई लोग जेरूसलम को प्राप्त करने में सफल नहीं हुए, परंतु इन धर्म युद्धों ने पूर्व और पश्चिम के लोगों में आवागमन को बढ़ाया, उनके मध्य में संपर्क को बढ़ाया और इन संपर्कों के कारण कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने पुनर्जागरण को होने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अंतर्गत हम मान सकते हैं कि यूरोप के लोगों को पूर्व के जो पूर्व दिशा थी, पूर्व दिशा के जो देश थे जिसमें अरब उल्लेखनीय थे, उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त कर रखा था उस ज्ञान के बारे में जानने का अवसर यूरोप के लोगों को मिला। अर्थात यूरोप के लोगों को कुछ ऐसे विचारों के बारे में भी जानने का अवसर मिला जिनसे पहले वो परिचित नहीं थे। अगर हम धर्म के विशेष संदर्भ में चर्चा करें तो अभी तक यूरोप के लोग ईसाई धर्म और ईसाई चर्च के प्रभाव और उसकी महत्ता के बारे में इतने ज़्यादा आच्छादित थे कि उससे बाहर की वो विचार सोच भी नहीं सकते थे। परंतु जब उनको लगा कि कुछ ऐसे विचारधारा को मानने वाले लोग भी हैं जिनके केंद्र में ईसाई और चर्च बिल्कुल भी नहीं है और उनके विचारों कुछ अलग प्रकार के हैं, उनको धर्म से अलावा भी विचार करने की स्वतंत्रता है, तो उनके मन मस्तिष्क में एक नवीन विचार पैदा हुआ कि अगर ऐसा है तो क्यों ना हम भी धर्म से आगे बढ़कर नवीन विचारों को जानना और उनको अपनाने का प्रयास करें। तो एक नवीनता उनके मन में आने प्रारंभ हुई। चूँकि धर्म युद्ध के द्वारा पूर्व दिशा के जो अरब लोग थे उनका संपर्क हुआ था यूरोप के लोगों से, तो वो लोग अपने साथ अपने ज्ञान के साथ साथ अनेक जो यंत्र हैं, अनेक आविष्कार हैं, वो आविष्कार भी अपने साथ लेकर आए। जैसे अरबी यंत्र, बीजगणित, कागज, दिग्दर्शक यंत्र आदि की जानकारी यूरोप को इस संपर्क के माध्यम से ही प्राप्त हुई और इससे उनके जीवन में एक नवीनता का आगमन हुआ। दिग्दर्शक यंत्र और कागज का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उस ज़माने में थी। इससे पहले जो यूरोप के लोग थे इन यंत्रों की महत्ता से परिचित नहीं थे। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन आया चर्च के प्रभाव में कमी का, क्योंकि जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि यूरोप के लोग
चर्च के प्रभाव से दूर जाकर सोचने की स्थिति में थे ही नहीं, इतना अधिक उनके ऊपर धर्म का असर था। परंतु अब उनको लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका जीवन चर्च के प्रभाव के बिना भी बहुत सफलतापूर्वक उनका जीवन चल रहा है, और उनके जो विचार हैं वो विचार नवीन प्रकार के हैं, उन्हें विचारों की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसलिए उनको लगा कि अगर हम भी कई नवीन विचारों को अपनाएं तो उससे कोई हर्ज नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उन्होंने जो चर्च के द्वारा दी गई निर्देश थे, उन निर्देशों के अलावा भी सोचना प्रारंभ किया। तो इससे क्या कि प्रभाव, जो चर्च का प्रभाव था, उस प्रभाव में लोगों के मन मस्तिष्क में चर्च का जो प्रभाव था उस प्रभाव में कमी आनी प्रारंभ हुई, जिसने नवीनता को और ज़्यादा बल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा हमने चर्चा की, यूरोप के लोग जब बाहर के लोगों के संपर्क में आए, पूर्व दिशा के लोगों के संपर्क में आए, तो पूर्व दिशा के जो लोग थे वो अपने साथ ज्ञान विज्ञान के साथ साथ बहुत सारी वस्तुएं भी लेके आए थे। अनेक ऐसी वस्तुएं थी जिनकी जानकारी पहली बार इन धर्म युद्धों के माध्यम से पूर्व से यूरोप में पहुंची। जैसे मसाले हैं, रेशम है, चीनी है, औषधियाँ हैं, बहुमूल्य पत्थर हैं, कालीन है, खजूर है, शराब है। इन वस्तुओं की जानकारी यूरोप के लोगों को पहली बार हुई, और धीरे धीरे इन वस्तुओं का उनके जीवन में, यूरोप के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता गया। इनकी मांग बढ़ती गई, और इनकी मांग के बढ़ने के कारण बहुत से लोग इन वस्तुओं को पूर्व से लेकर यूरोप में बेचना प्रारंभ उन्होंने कर दिया। व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला, और व्यापार वाणिज्य के प्रोत्साहन ने एक नई प्रकार की व्यवस्था को जन्म दिया, जिसने पुनर्जागरण के होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिछले स्लाइड में जैसा हमने देखा कि धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप बहुत सारे जो पूर्व के जो लोग थे अपने साथ अनेक सामान लेके आए, और उन सामानों का प्रयोग यूरोप के लोग बड़ी मात्रा में करने लगे। इससे बड़ी संख्या में वहाँ उस सामग्री की जो मांग है वो मांग बनी, और इसलिए उस मांग की पूर्ति के लिए बहुत सारे व्यापारी लोग इस व्यापार में लगे। इससे व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला। व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिलने के कारण यूरोप में एक व्यापारिक समृद्धि का विकास हुआ, और इस व्यापारिक समृद्धि ने अनेक प्रकार से पुनर्जागरण के होने में योगदान दिया। मसलन व्यापार के सिलसिले में अनेक व्यापारी अनेक देशों से, दूसरे देशों से यूरोप आते थे, और वो अपने साथ उस व्यापारिक सामग्री के साथ साथ नए विचार भी लेकर आते थे। और ये एक स्वाभाविक की बात है, जब दो संस्कृतियों के मिलन होता है तो लोग जब मिलते हैं तो हर आदमी दूसरे व्यक्ति की अच्छाई और उसके जो गुण हैं उनके साथ साथ वो जिस प्रकार की वस्तुएं प्रयोग करता है, जिस प्रकार की उनकी सोच है, उस सोच का भी आदान प्रदान करते हैं, और बेहतर सोच अपना स्थान वहाँ पर बना लेती है। और इसके परिणाम ये होता है कि जो परंपरागत रूप से जो व्यवस्थाएं चली आ रही होती हैं उनमें एक परिवर्तन दिखाई देता है। तो यही परिवर्तन हमें इन व्यापारियों के आगमन से हुआ। बहुत सारे अरब व्यापारी वहाँ जाते थे, जिनका ना तो ईसाई धर्म से कोई लेना देना था, ना ही यूरोप के तत्कालीन लोगों के जीवन शैली से कोई ज़्यादा विशेष संबंध था। तो उन्होंने अरबों के उस व्यापार के साथ साथ उनके विचारों को भी देखा, और उनसे प्रभावित भी हुए। बहुत सारा ज्ञान विज्ञान भी अपने साथ उनके साथ आता गया। इससे एक नए विचारों का आगमन हुआ, जिसने पुनर्जागरण के होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यापारिक समृद्धि के कारण एक और महत्वपूर्ण परिणाम ये निकला कि यूरोप में अनेक नवीन नगरों का विकास हुआ। उदाहरण के लिए इटली में नेपल्स, वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस आदि बहुत सारे नगरों का विकास हुआ। और जब नगर बन जाते हैं तो वो नगर व्यापारियों का स्थल बन जाता है, और उन व्यापारियों के स्थल के लिए
उन व्यापारियों के रहने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नई नई चीज़ों का सृजन वहाँ पर होता है। और इस प्रकार वो नगर एक मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक बन जाते हैं, जहाँ पर अगर अनेक धर्मों के व्यापारी वहाँ मिलते हैं तो अनेक धर्मों के विचारों का आदान प्रदान होता है, अनेक संस्कृतियों के विचारों का आगमन होता है, आदान प्रदान होता है, ज्ञान के आदान प्रदान का स्थल बनता है और उनके रहने और रीति रिवाजों का भी वहाँ पर सर्जन अलग प्रकार का होता है। तो ये जो मिलान है, ये मिलाप है, ये मिलाप परंपरागत जो विचार हैं, परंपरागत जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसके परिवर्तन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि इनमें परिवर्तन आता है तो परिवर्तन ही नवाचार ही पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो इस व्यापारिक समृद्धि ने इस प्रकार से भी पुनर्जागरण को होने में मदद पहुंचाई। व्यापारिक समृद्धि ने एक अन्य प्रकार से भी इसमें योगदान दिया। व्यापार की समृद्धि के साथ साथ व्यापारी भी समृद्ध होते गए और यूरोप में, विशेषकर इटली में, एक धनी व्यापारियों का एक समूह पैदा हुआ जिसके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हुआ। और ये बहुत ही स्वाभाविक बात है कि जब व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होता है तो वो अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए अनेक प्रकार के क्रियाएं करना प्रारंभ करता है। जब आदमी के पास अत्यधिक धन हो जाता है तो अपने शौक पूरा करने के प्रयास करता है। तो इसी प्रकार के प्रयास हमें इटली में भी दिखाई दिए। जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने कहा था, बहुत सारे फैमिलीज हुई वहाँ पर धनी व्यापारियों की, जिन्होंने अनेक पुस्तकों की पांडुलिपियों का प्रकाशन करवाया, अनेक कलाकारों को प्रश्रय दिया, क्योंकि जो कलाकार थे वो अपने कृतियों की रचना आजीविका के लिए करते थे, क्योंकि उनके पास आजीविका के लिए कोई अन्य साधन नहीं था। और अगर उनको आजीविका प्रदान करने वाला कोई वर्ग नहीं है तो वो कलाकार उस कला को जन्म नहीं दे सकते। तो सौभाग्य से एक ऐसा वर्ग वहाँ इटली में पैदा हुआ, यूरोप में पैदा हुआ, जिसने इन कलाकारों को प्रश्रय दिया। इन कलाकारों ने नवीन विचारों के साथ साथ नवीन विधाओं का सर्जन किया और जो धार्मिक कुरीतियाँ उनका विरोध किया और इसके परिणाम स्वरूप नवीनता का सर्जन वहाँ पर हुआ। इसके अलावा चर्च की कुछ व्यापार संबंधी नीतियाँ थी। वो नीतियाँ व्यापारियों के लिए विरोधी थी। जैसे ब्याज को लेने के बारे में चर्च के जो नियम थे वो व्यापारियों को हतोत्साहित करते थे। इसलिए व्यापारियों ने चर्च की इन व्यापार संबंधी नीतियों का विरोध किया। और ये विरोध की शुरुआत, एक बार अगर किसी संस्था या विचार का विरोध होना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे उस विरोध को बल मिलना प्रारंभ हो जाता है। एक व्यक्ति के विरोध से शुरुआत होती है, धीरे धीरे असंख्य लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार एक नीति का विरोध होना प्रारंभ होता है तो धीरे धीरे अनेक नीतियाँ तर्क के आधार पर तुलने शुरू हो जाती हैं, उनका विरोध होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर व्यापारियों ने चर्च की जो व्यापार संबंधी नीतियाँ थी उनका विरोध करना प्रारंभ किया। और जब उस पर चर्च को उस पर एक्शन लेने में सफल नहीं हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे उन व्यापारियों ने उनके धार्मिक नीतियाँ, धार्मिक जो क्रियाकलाप थे उनकी भी उपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी। और इस प्रकार एक ऐसा वातावरण पैदा हुआ जिसने पुनर्जागरण को होने में सहायता प्रदान की। व्यापारिक समृद्धि के अलावा मंगोल राज्य के उदय ने भी पुनर्जागरण के होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंगेज खां का पौत्र था कुबलाई खां। उसने 1216 से लेकर 1294 ईस्वी तक एक विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना की, जिसके अंतर्गत चीन, रूस और एशिया का बहुत सारा प्रदेश शामिल था। और इस विशाल साम्राज्य में
कई धर्मों के मानने वाले लोग रहते थे, और इसका परिणाम ये हुआ कि उसका जो दरबार था वो दरबार अनेक संस्कृतियों के विद्वानों का, अनेक धार्मिक मतावलंबियों के विद्वानों का, अनेक कलाकारों के एक कलाकारों के केंद्र के रूप में परिवर्तित हो गया। अर्थात वहाँ ईसाई धर्म के लोग भी आते थे, वहाँ इस्लाम को मानने वाले भी आते थे, वहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले भी आते थे, हिंदू धर्म को मानने वाले भी। तो सभी धर्मों का परिचय वहाँ होता था, और इसके परिणाम स्वरूप एक नवीन प्रकार का वैचारिक साम्य वहाँ पर पैदा हुआ। और उस साम्य ने अनेक अलग अलग जगह पर उसका प्रसार हुआ, और उस प्रचार प्रसार के कारण दूसरे देशों ने भी उन विचारों को प्राप्त किया। उदाहरण के लिए इटली के वेनिस शहर का एक बहुत विख्यात यात्री था मार्को पोलो, और वो 1275, कुछ लोग 1272 मानते हैं, 1275 से लेकर 1292 ईस्वी तक उसके दरबार में रहा। और उसने जो कुछ वहाँ पे सीखा समझा, जो कुछ उसने ज्ञान प्राप्त किया, उसके आधार पर उसने अपना लेखन किया। और वह लेखन इटली के लोगों के लिए बहुत ही एक आकर्षण का केंद्र रहा, और उन्होंने उससे भी बहुत सारी नवीनताएं प्राप्त की। इसके अलावा कुबलाई खां के दरबार में चूँकि अनेक विद्वान भी आते थे, अनेक कलाकार भी आते थे, अनेक आविष्कारक भी आते थे, तो अनेक प्रकार के यंत्रों का भी वहाँ पर जमावड़ा रहता था। तो इसलिए विचारों के साथ साथ वहाँ पर आविष्कारों का भी आदान प्रदान हुआ, और यहीं से यूरोप में कागज़, कुतुबनुमा और बारूद आदि का प्रसार यूरोप में हुआ। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक केंद्र था मंगोल कुबलाई खां का, जो विशाल मंगोल साम्राज्य था। इसने एक ऐसा केंद्रीभूत एक स्थान पैदा किया जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे, फिर वहाँ से वो लोग अलग अलग स्थानों पर जाकर नवीन विचारों का आदान प्रदान करते थे, और इससे यूरोप में नवीनता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला। पुनर्जागरण के होने में एक और महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, वह है कागज़ एवं मुद्रण यंत्र का आविष्कार। कागज़ का आविष्कार माना जाता है कि चीन में हुआ, और वहाँ से अरब वालों ने उनको सीखा, और अरब से यूरोप में कागज़ गया। यूरोप में इससे पहले चरण पत्र पर लेखन कार्य होता था, परंतु कागज़ के आगमन से लेखन कार्य बहुत आसान हो गया। कागज़ सस्ता भी बहुत पड़ता था, उसको सहेजना भी आसान था। इससे बड़ी मात्रा में पुस्तकें और उनकी प्रतिलिपियां बनाना संभव हो गया, जो आम आदमी तक उनका एक्सेस हो सकता था। परंतु कागज़ के वहाँ पर पहुँचने से ही सारा कार्य इतना ज़्यादा सरल हो सकना संभव नहीं था, क्योंकि पुस्तकों की प्रतिलिपियां बनाना बड़ा ही श्रमसाध्य काम था। प्रतिलिपियां उस समय बनाने का एकमात्र साधन हाथों से उसको लिख कर उसकी नकल करके प्रतिलिपियां बनाई जाती थी। और हम जानते हैं सब कि अगर एक पेज की भी नकल हमें करनी पड़े तो उसमें कितना श्रम और कितना समय लगता है, ये हम सब जानते हैं। और यही कारण था कि उस ज़माने में पुस्तकों का ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाता था, क्योंकि पुस्तकें बन ही बहुत कम पाती थी। 1453 ईस्वी में जोहानस गुटेनबर्ग ने छापेखाने का आविष्कार किया, और इस आविष्कार के बाद में जो प्रतिलिपियां वर्षों में बनती थी वो दिनों में बननी प्रारंभ हो गई, बड़ी मात्रा में बननी प्रारंभ हो गई। और उसके परिणाम स्वरूप पुस्तकों का निर्माण बड़ी संख्या में हुआ, उनकी प्रतिलिपियां बड़ी संख्या में छपनी प्रारंभ हो गई, बड़ी संख्या में प्रतिलिपियां छपनी प्रारंभ हो गई। इसका परिणाम ये हुआ कि अधिक लोगों के पास पुस्तकों का एक्सेस, पुस्तकों की जो उपलब्धता संभव हो पाई। इसके अलावा पम्पलेट्स, जिसे हम न्यूज़पेपर वगैरह कह सकते हैं, इस प्रकार के कागज़ छपने भी प्रारंभ होने की संभावना बढ़ गई। और इससे ये हुआ कि ज्ञान जो था वो ज्ञान का
इन मुद्रित सामग्री के द्वारा विस्तार होना बहुत ज़्यादा होने लगा और इसके परिणाम स्वरूप आम आदमी तक उस ज्ञान की पहुंच होनी संभव हो सके। यही कारण है कि विल्टूरा नामक विद्वान ने लेखन कला के बाद मुद्रण कला को इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार माना है। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण था जिसने पुनर्जागरण को होने में मदद की। कुस्तुनतुनिया, जिसे आजकल इस्तांबुल कहा जाता है, यह पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी और यहाँ पर अनेक पुस्तकालय थे, अनेक विद्याओं का एक केंद्र था, बहुत सारे विद्वान यहाँ रहते थे। परंतु 1453 ईस्वी में इसके ऊपर तुर्कों ने अधिकार कर लिया और इसके परिणाम स्वरूप विद्वानों ने परिवर्तित परिस्थितियों में ज्ञान विज्ञान और विद्या के अध्ययन के लिए कुस्तुनतुनिया को उपयुक्त नहीं समझकर वहाँ से उन्होंने पलायन किया और रोम और यूरोप के बहुत सारे देशों में, बहुत सारे नगरों में वो चले गए। तो इसके परिणाम स्वरूप वो लोग अपने साथ साथ अपनी पुस्तकें लेके गए, अपने ज्ञान को लेके गए, अपने विद्याओं को लेके गए और इससे यूरोप के लोगों में एक नवीन विचारों को प्राप्त करने में उनको सहूलियत मिली। एक और कारण था जिसने कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण एक और परिवर्तन आया, वो ये था कि कुस्तुनतुनिया पूर्वी देशों को यूरोप के साथ मिलाने का एक प्रकार से माध्यम था और इसलिए बहुत सारा जो व्यापार होता था पूर्व से वो इस कुस्तुनतुनिया के माध्यम से होता था। परंतु इसके ऊपर तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण ये व्यापार करना उनके लिए, यूरोप के लोगों के लिए संभव नहीं रहा। इसलिए उन्होंने व्यापार के लिए वैकल्पिक मार्गों की खोज की और वैकल्पिक मार्ग केवल समुद्री मार्गों से ही संभव हो सकते थे। इसलिए अनेक समुद्री मार्गों की खोज के लिए अभियान शुरू किए गए पुर्तगाल के द्वारा और इन देशों के द्वारा और इसके परिणाम स्वरूप समुद्री मार्गों की खोज होने के परिणाम स्वरूप नवीन देशों के बारे में जानकारी उन लोगों को पता चली। जैसे वास्को डी गामा इसी प्रकार से समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा, इसी प्रकार से अमेरिका के बारे में जानकारी संभव हुई कोलंबस के द्वारा। तो इस प्रकार जो व्यापारिक मार्गों की खोज की प्रारंभ कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से ही हुई। इसने नवीन ज्ञान विज्ञान के साथ साथ नवीन देशों का भी जानकारी लोगों के और आपस में आदान प्रदान करने में सहायता मिली। एक और महत्वपूर्ण जो कारण माना जाता है वो है स्कॉलिस्टिक विचारधारा का विकास। स्कॉलिस्टिक विचारधारा क्या थी? देखिए, धर्म को या तो हम श्रद्धा के द्वारा स्वीकार करें उनके सिद्धांतों को कि उसमें सिद्धांतों में हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, इसलिए हम उसे स्वीकार करें, या फिर उन सिद्धांतों को हम तर्क के आधार पर तोलकर स्वीकार करें। पूर्व मध्यकाल में जो धर्म के सिद्धांत थे उन्हें श्रद्धा के आधार पर ही स्वीकार किया जाता था, परंतु मध्यकाल में यूरोप में एक नई विचारधारा का उदय हुआ जिसमें ईसाई धर्म के सिद्धांतों को श्रद्धा के स्थान पर तर्क पर आधारित चिंतन पर अपनाने के लिए जोर दिया जाने लगा और इसे ही स्कॉलिस्टिक विचारधारा या स्कॉलिस्टिक दर्शन कहा जाता है। ये विचारधारा मूल रूप से अरस्तु के तर्कशास्त्र पर आधारित थी और इस अरस्तु के तर्कशास्त्र के आधार पर धर्मशास्त्र के सिद्धांतों की व्याख्या करने का भी प्रयास किया गया। अगस्टीन ने ईसाई धर्म के जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों की तर्कशास्त्र के आधार पर व्याख्या करने का प्रयास किया और इससे बाद में धीरे धीरे एक नए प्रकार की विचारधारा पैदा हुई जो बुद्धि और तर्क के चिंतन पर जोर देती थी और बहुत सारे विद्वान हुए जिनमें एबलार्ड, थॉमस एक्विनास उल्लेखनीय हैं। यहाँ एबलार्ड का कथन बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं तर्क बुद्धि से ही, न कि दबाव से, ईसाई धर्म के प्रति लोगों का विश्वास जगाया जा सकता है। इसका मतलब ये था कि एक ऐसी विचारधारा प्राप्त वहाँ शुरू हुई जिसने तर्क को आधार बनाकर
स्वतंत्र चिंतन के ऊपर जोर दिया। और चूंकि धर्म के सिद्धांतों को भी तर्क पर तोला जाने लगा, इसलिए केवल इसलिए उनके विचारों को स्वीकार नहीं किया गया कि परंपरागत रूप से वो ऐसे चले आ रहे हैं। तो इस तर्क आधारित चिंतन ने नवीन विचारों को, जो तर्क पर आधारित हो सकते थे या तार्किक हो सकते थे, उनको भी अपनाने के लिए प्रेरित किया। तो इस प्रकार इन विभिन्न कारणों ने यूरोप में पुनर्जागरण को होने में बल प्रदान किया। आशा है पुनर्जागरण के पीछे क्या क्या कारण थे, उसको जानने में, उसको समझने में आप लोगों को निश्चित रूप से मदद प्राप्त हुई होगी। अगले एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।